हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। तेरा इतिहास तुझे खुद बनाना पड़ेगा, तेरा इतिहास तुझे खुद बनाना पड़ेगा, इसीलिए खुद को रात भर जगाना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, तो इसी तरीके से कार्यक्रम को हम लोग स्टार्ट करते हैं। कार्यक्रम को हम स्टार्ट करते हैं। शायरी एकदम ही सिचुएशनल बेस्ड है ना, दो चार लाइन जो भी बोली एकदम ही सिचुएशनल बेस्ड है। तेरा इतिहास तुझे खुद बनाना पड़ेगा, इसलिए रात भर तुझे खुद को जगाना पड़ेगा। चले तो चलिए इसी तरीके से रात भर जगने की सिलसिला को आगे कंटिन्यू करते हैं और एसी चैप्टर का आगाज करते हैं। देखो एसी चैप्टर क्या होता है, सुनो बताता हूं एसी क्या होता है। ये जो डीसी है ना, डीसी, हम डीसी को कहते हैं यूनी डायरेक्शनल करंट, डायरेक्शनल करंट, यूनी डायरेक्शनल करंट। और एसी को हम कहते हैं बाई डायरेक्शनल करंट, बाई डायरेक्शनल करंट। एसी को हम क्या कहते हैं? बाई डायरेक्शनल करंट। और डीसी को हम क्या कहते हैं? यूनी डायरेक्शनल करंट। बहुत बेसिक सा ये डेफिनेशन है। हाँ शुरू होगा, अभी देखना, अभी मजा आएगा। अभी तू रुक तो सही, थोड़ा रुक तो सही, देख अभी रुक जा। जैसे मान लो ये करंट है आई वर्सेस टी और इसका फ्लक्चुएशन ऐसा है, तो क्या ये एसी है कि डीसी? फटाफट बताओ सर। ये आंख बंद करके हम डीसी बोलेंगे क्योंकि ये करंट से पॉजिटिव में बह रहा है, निगेटिव में थोड़ी ना गया है। अगर ऐसा हो तो सर डीसी, ऐसा हो तो ऐसा हो तो ऐसा कैसा, ऐसा कैसा, ऐसा 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 डीसी। सब डीसी बा का हो, ये सब डीसी बा का। इतिहास भी बनाएंगे, खुद को रात भर जगाएंगे। अरे वाह यार, इतिहास भी बनाएंगे, खुद को रात भर भी जगाएंगे। एक रो रहा है और कितना देर लगेगा, एक वहां इतिहास बना रहा है। सारे के सारे डीसी बा का हो? हाँ सब डीसी बा। कैसे? क्योंकि करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। जब तक करंट बाई डायरेक्शनल ना हो, अगर मान लो अजीब सा मैं ये बना देता हूं, अजीब सा शक्ल का, ऐसा ऐसा। अब बताइए क्या है, अब बताइए क्या है? एसी की डीसी, ये तेरा एसी है, ये तेरा क्या है? ये एसी है। क्यों एसी है? क्यों एसी है? इसलिए एसी है क्योंकि भले ही इसका मैग्नीट्यूड अजीब से शकल का है, एकदम तुम्हारे जैसे शकल का, तुम्हारे जैसे शकल का, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो जब ऊपर नीचे दोनों डायरेक्शन में हो ना, ऊपर नीचे, तब वो एसी बनता है। और एक ही डायरेक्शन में हो तो क्या बनता है? वो डीसी बनता है। अब एसी में दो करंट का वैल्यू हम डिफाइन करते हैं, एक होता है एवरेज वैल्यू, दूसरा होता है आरएमएस वैल्यू। एवरेज वैल्यू एक परफेक्ट सिनुसॉइडल एसी के लिए, या स्क्वायर वेव एसी के लिए, या ट्रायंगुलर वेव एसी के लिए, मतलब सिमेट्रिक एसी के लिए फुल साइकिल में होता है 0। अगर मैं एवरेज वैल्यू की बात करूं तो एवरेज वैल्यू फुल साइकिल में क्या होता है? 0 होता है। सर फुल साइकिल में क्यों 0 होता है? तो सबसे पहले एवरेज का मतलब समझिए। एवरेज का मतलब क्या होता है? अभी अभी आज की पहले क्लास में मैंने बताया था कि एवरेज का मतलब होता है कि अगर आई एवरेज निकाल रहे हैं तो आई का ही इंटीग्रेशन कर दे इंस्टेंटेनियस वैल्यू को लेके, और डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन से डिवाइड कर दे, इसी को हम कहते हैं एवरेज। सर आई इंटू डी टी इंटीग्रेशन, हाँ आई इंटू डी टी इंटीग्रेशन। सर इंटीग्रेशन का मतलब तो एरिया, हाँ तो इंटीग्रेशन का मतलब एरिया। सर किसका एरिया? तो जिसका इंटीग्रेशन किया है, आईटी ग्राफ का, एरिया ऑफ आईटी ग्राफ। तो एरिया ऑफ आईटी ग्राफ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये होता है एवरेज करंट। और अगर तुम एक सिनुसॉइडल एसी बनाते हो, ये सिनुसॉइडल एसी तुमने बनाया, आई वर्सेस टी का ग्राफ, अब इस ग्राफ का एरिया बताओ फुल साइकिल में क्या होगा? तो जितना एरिया यहां पे पॉजिटिव में बन रहा है उतना एरिया निगेटिव बन रहा है, जितना पॉजिटिव में बन रहा है उतना निगेटिव बन रहा है, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा? 0। अगर मैं ट्रायंगुलर भी बनाऊं, अगर मैं ट्रायंगुलर भी बनाऊं, सर ठंड लग रहा है, बेटा ऐसा है इस साल ना ठंड कम पड़ रहा है, तो बढ़िया है कम ठंड में पढ़ के ना बोर्ड पास कर जाओ। और जब बोर्ड पास कर जाओगे ना तो जेई अल्टीमेट से जोरदार जेई क्रैश कोर्स की तैयारी चल रही है, और नीट क्रैश कोर्स की भी जोरदार तैयारी चलेगी, तो उसमें एडमिशन लेके डॉक्टर इंजीनियर बन ही जाना। नहीं तो याद रखना अगले साल ठंड ज्यादा पड़ेगी, अगले साल ठंड एकदम ही कड़ाकेदार पड़ेगी, तो इसी ठंड में निपटा लो, अगले ठंड के चक्कर में पड़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी। समझ में आया? याद रखना अगले साल ठंड ज्यादा पड़ेगी,
तो कम ठंड में काम चला लो अपना। आप सुनो ध्यान से, तो फुल साइकिल में एवरेज की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अगर तुम यहां पे स्क्वायर वेव भी बनाओगे, क्या बनाओगे, स्क्वायर वेव भी बनाओगे, स्क्वायर वेव भी बनाओगे, तो स्क्वायर वेव में जितना एरिया यहां पे पॉजिटिव बनेगा उतना निगेटिव बनेगा। तो फुल साइकिल में एसी की वैल्यू हमेशा क्या होती है 0। इसीलिए हम यहां पे क्या लिखते हैं कि एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इज डिफाइंड इन हाफ साइकिल। हाफ साइकिल में एवरेज हम डिफाइन करते हैं, क्योंकि फुल साइकिल में हम एवरेज डिफाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इट इज दैट कांस्टेंट करंट व्हिच विल सेंड द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया सेंट बाय द एसी इन हाफ साइकिल। मतलब आई इंटू डी टी टोटल चार्ज ये तो होता है, टोटल चार्ज हाफ साइकिल में जितना कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा उतना ही एसी करंट हाफ साइकिल में फ्लो कराता है। समझ में आया कि नहीं है? अब हम यहां पे बात करेंगे कि सिनुसाइडल एसी का एवरेज होता कितना है। तो सिनुसाइडल एसी का एवरेज जो होता है बेटा, जैसे आई बराबर हो आई नॉट साइन ओमेगा टी, जहां पे आई नॉट पीक है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, टी टाइम है, आई इंस्टेंटेनियस करंट है। तो इसका जो एवरेज होता है ये आपको याद रखना है 2 आई नॉट बटा क्या होता है पाई। ये सिनुसाइडल एसी का एवरेज है। अगर मैं स्क्वायर का एवरेज निकालू, देखो स्क्वायर का एवरेज निकालू तो स्क्वायर का एवरेज आई के बराबर ही होता है हाफ साइकिल में। फुल साइकिल में एवरेज पूछेगा तो क्या हो जाएगा 0। फुल साइकिल में एवरेज पूछेगा तो क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट देखना आरएमएस। आरएमएस क्या होता है तो देखना बेटा, आरएमएस करंट की जरूरत क्यों पड़ती है। ये एक्चुअल में हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है ये, हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड है। तो ऐसा होता है कि एक कांस्टेंट करंट पर्टिकुलर एक टी टाइम में जितना हीट प्रोड्यूस करता है उतना ही हीट एसी की वजह से जो प्रोड्यूस करता है उसी करंट को हम आरएमएस करंट कहते हैं। डिफाइंड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इट इज दैट कांस्टेंट करंट व्हिच विल प्रोड्यूस सेम हीट एज अ रेजिस्टेंस एज प्रोड्यूस्ड बाय द एसी इन वन टाइम पीरियड। एक और खास बात, आरएमएस की वैल्यू एक टाइम पीरियड में निकालो, फुल साइकिल में निकालो, है ना, एसी के फुल साइकिल में निकालो, एक पूरे साइकिल में निकालो या हाफ साइकिल में निकालो, सेम आती है। आरएमएस हाफ साइकिल में निकालो सेम आती है। अब बताऊंगा क्यों। तो ऐसा नहीं है कि ये फुल साइकिल में ही डिफाइंड होता है, हाफ और फुल दोनों में ये सेम होता है, दोनों में सेम होता है। अब देखना ध्यान से, अब देखना ध्यान से। मान लो एसी आरएमएस मुझे निकालना है, तो आरएमएस को उल्टा पढ़ो, आरएमएस को उल्टा पढ़ो। पहले देखो स्क्वायर, फिर देखो मीन और फिर देखो रूट। पहले क्या देखो स्क्वायर, फिर क्या देखो मीन और फिर क्या देखो रूट। तो जब तुम्हें आरएमएस निकालना है तो जिसका आरएमएस निकालना है पहले उसको स्क्वायर करो। तो चलो स्क्वायर कर देते हैं। करंट का निकालना है तो करंट का स्क्वायर, फिर करना मीन। मीन मतलब एवरेज। एवरेज कैसे आएगा, एवरेज कैसे आएगा, तो आई स्क्वायर इंटू डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। जिसका एवरेज चाहिए उसका इंटीग्रेशन कर दो, जिसका एवरेज चाहिए उसका इंटीग्रेशन कर दो, तो उसका इंटीग्रेशन कर दिया हमने। और फिर क्या लगा दो रूट, तो फिर यहां पे हम रूट लगा देते हैं। तो ये हो गया आई आरएमएस। आई आरएमएस बच्चा देख के घबराता है, लेकिन इसके नाम में इसका पूरा इतिहास छिपा है ना। देखो कैसे, स्क्वायर, मीन और रूट। तो जिस भी करंट का तुम्हें आरएमएस निकालना है, जिस भी करंट का तुम्हें आरएमएस निकालना है, जैसे मान लो सिनुसाइडल करंट का आरएमएस निकालना है, ये देखो आई का आरएमएस निकालना है, ये आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो देखो कैसे करोगे, सुनो कैसे करोगे। सबसे पहले आई का स्क्वायर करो, तो आई का स्क्वायर कर दो, उसका एवरेज निकाल दो और फिर उसमें रूट लगा दो। ये होता है तुम्हारा आई आरएमएस। तो चलो करते हैं, चलो करते हैं। देखो सबसे पहले आई स्क्वायर करो तो क्या होगा, आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। यही करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। तो ये अभी आई स्क्वायर का तुमने क्या किया है, एवरेज निकाला है। अब सुनना, तो आई नॉट का होल स्क्वायर तो कांस्टेंट है तो ये बाहर चला जाएगा। हाँ, आई नॉट का होल स्क्वायर तो बाहर चला जाएगा। अंदर में क्या बचेगा, अंदर में बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन dt के रिस्पेक्ट में डिवाइडेड इंटीग्रेशन ऑफ dt। तो ये तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज हो गया। हाँ, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज फुल साइकिल में होता है हाफ, तो ये वैल्यू आ जाएगी हाफ। तो ये होगा आई नॉट का होल स्क्वायर बटा 2। अगर तुम्हें आरएमएस निकालना है तो आरएमएस का लास्ट स्टेप क्या होता है, आई आरएमएस का लास्ट स्टेप क्या होता है, पहले स्क्वायर किया फिर मीन किया, देखो मीन किया फिर रूट लगा देंगे। इस पूरे में क्या लगा देंगे, रूट। इस पूरे में क्या लगा देंगे, रूट। तो इसमें लगा देंगे रूट, तो यह आ जाएगा आपका आई नॉट बटा रूट। तो कितना आसान है रे, कितना आसान है, देख कितना आसान है।
आई नॉट बटा रूट टू। तो सिनुसाइडल करंट का आरएमएस क्या होता है? आई नॉट बटा रूट टू। अगर कॉम्बिनेशन ऑफ सिनुसाइडल करंट है, जब एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सिनुसाइडल करंट जैसे ऐसा है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस आई टू कॉस ओमेगा टी, जब भी ऐसा हो तो इसका जो आरएमएस आएगा, तो आरएमएस हमेशा होता है पीक बटा रूट टू। पीक मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू, और आई नॉट साइन ओमेगा टी और आई टू कॉस ओमेगा टी का जो पीक वैल्यू होता है वो क्या होता है? ये रूट अंडर आई वन का होल स्क्वायर प्लस आई टू का होल स्क्वायर। रूट के अंदर ही टू है तो बटा टू लगा दो, ये पूरा रूट ले लो, ये होता है। बहुत समझ में आया? ऐसा भी सवाल आपने किया होगा कि मान लो एक कांस्टेंट करंट है आई वन और दूसरा आई टू साइन ओमेगा टी, इसका आरएमएस क्या होगा? तो इसका आई आरएमएस होगा, इसका आई आरएमएस होगा। ज्यादा मैथमेटिकल बेस्ड सवाल नहीं पूछते आपसे, तो इसका आरएमएस क्या होगा? ये होगा रूट अंडर आई वन का होल स्क्वायर प्लस आई टू का होल स्क्वायर बाई टू। बाई टू सिर्फ एसी वाले टर्म में आएगा, क्योंकि साइन ओमेगा टी का ही एवरेज वैल्यू हाफ होता है, ये तो कांस्टेंट ही आई वन, तो सिंपल आई वन का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये चीज आपने पढ़ी होगी, मैंने सिर्फ याद दिलाया है। ये चीज आपने पढ़ी होगी, मैंने सिर्फ याद दिलाया। अब आते हैं अपना रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। अब अपना हम रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। अब देखिए मजा आएगा। एसी वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस रेसिस्टेंस। चलिए देखिए, यह है आपका रेसिस्टेंस आर, और इसमें एक आपने जोड़ दिया है साहब एसी। एसी की वैल्यू है, मान लीजिए, है ना, जिस तरीके से आपने करंट का सारा आरएमएस एवरेज निकाला था, आरएमएस एवरेज निकाला था, उसी तरीके से वोल्टेज का भी आरएमएस एवरेज आ जाता है ना, वोल्टेज का भी आरएमएस एवरेज आ जाता है। देखिए E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और यहां पे रेसिस्टेंस आर है, तो इसमें करंट कितना फ्लो करेगा? सिर्फ रेसिस्टर की बात कर रहे हैं, तो करंट कितना फ्लो करेगा? तो करंट फ्लो करता है आई, अभी आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस ये रहा ई डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस आर। तो बताइए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी और रेजिस्टेंस आर। ई नॉट बटा आर क्या हो जाएगा? ई नॉट बटा आर हो जाएगा पीक वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस पीक करंट। तो आई बराबर आ जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, करंट का इक्वेशन भी साइन में और वोल्टेज का इक्वेशन भी साइन में। तो हम कहते हैं कि प्योर रेसिस्टेंस में जिधर करंट होता है उधर ही वोल्टेज होता है, जिधर करंट होता है उधर ही वोल्टेज होता है। ये इसका फेजर डायग्राम है। करंट अगर मैं लेता हूं आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, जरूरी नहीं कि साइन ओमेगा टी में लूं, मैं साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ले सकता हूं, या साइन ओमेगा टी आई नॉट कॉस ओमेगा टी ले सकता हूं। तू कॉस ले, तू साइन ले, या साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ले, कुछ भी ले, कुछ भी ले, लेकिन जिधर साइन होगा उधर ही कॉस होगा, जिधर ही करंट होगा उधर ही वोल्टेज होगा, जिधर करंट होगा उधर ही वोल्टेज होगा, उधर ही वोल्टेज होगा। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि करंट एंड वोल्टेज सेम फेज में होता है प्योर रेसिस्टेंस के लिए, प्योर रेसिस्टेंस के लिए, प्योर रेसिस्टेंस के लिए। देखिए जैसे मान लो इधर करंट लेता हूं तो इधर वोल्टेज होगा। करंट एंड वोल्टेज इन अ सेम फेज, करंट एंड वोल्टेज इन अ सेम फेज, करंट एंड वोल्टेज इन अ सेम फेज, ये साथ नहीं छोड़ेगा। जिधर वोल्टेज, मान लो इधर वोल्टेज तो इधर करंट। मान लो तुम वोल्टेज का इक्वेशन लिखते हो ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई थ्री, तो करंट का इक्वेशन आएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई थ्री। ये दोनों क्या रहेंगे? सेम फेज में रहेंगे, दोनों क्या रहेंगे? सेम फेज में रहेंगे। सर अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा? ग्राफ ऐसा बनेगा। देखिए ग्राफ कैसा बनेगा, मान लीजिए आपने इक्वेशन लिया ईएमएफ का ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ई नॉट साइन ओमेगा टी का ग्राफ कैसा बनता है? ऐसा, ऐसा। पीक करंट क्या हो, पीक ईएमएफ क्या होगा? पीक ईएमएफ ये होगा ई नॉट। करंट का इक्वेशन क्या आया यहां पे? करंट का इक्वेशन क्या आया यहां पे? करंट का इक्वेशन आया आई नॉट साइन ओमेगा टी। बहुत ईजी है ये, तो साइन का ग्राफ बनेगा, लेकिन जो आई नॉट है, जो आई नॉट है वो है ई नॉट बटा आर, तो ऐसा हो जाएगा। ये करंट के लिए इक्वेशन बन गया। ये है आपका करंट का, ये है आपका वोल्टेज का। क्या ग्राफ समझ में आया? सर एक बार फिर से रिपीट कर दो। कर दूंगा ना, देख कर देता हूं, रिपीट कर देता हूं, कुछ है ही नहीं रिपीट करने लायक, इसमें कुछ है ही नहीं। देख ये तुम्हारा वोल्टेज, मैंने ये सप्लाई दिया था, ये कहां से आया? तो ये सप्लाई दिया था, एसी का इक्वेशन यही होता है, ये सप्लाई दिया, वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस बाहर से डिवाइड किया, बस साइन ओमेगा टी तो साइन में रहेगा, वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस, ये पीक करंट हो गया। क्या बताओ इसमें? बताओ इसमें पावर लॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पावर बताओ। हाँ तो पावर लो, पावर प्योर रेसिस्टेंस की बात करते हैं सिर्फ अभी, तो पावर हो जाएगा V इंटू आई। V की वैल्यू बोलो तो V है तुम्हारा ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी। आई बोलो तो आई है आई नॉट साइन ओमेगा टी। हमें एवरेज पावर निकालना है तो इधर भी एवरेज निकालेंगे,
इधर एवरेज निकालेंगे तो ई नॉट इंटू आई नॉट बाहर, और साइन नॉट ओमेगा टी इंटू साइन नॉट ओमेगा टी हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये तो दोनों का पीक है, कांस्टेंट है, इसका एवरेज लेंगे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज होता है हाफ, तो ये हो जाएगा ई नॉट आई नॉट बटा 2। इसीलिए हम प्योर रेसिस्टेंस में कहते हैं कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई नॉट बटा √2 और आई नॉट बटा √2, ये होगा ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। तो प्योर रेसिस्टेंस में पावर क्या होता है, प्योर रेसिस्टेंस में पावर क्या होता है, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। नेक्स्ट है बेटा एसी वोल्टेज इन प्योर इंडक्टर। आपको पता है कि इंडक्टर में क्या होता है कि मान लीजिए कि एक एसी सोर्स हम जोड़ देते हैं, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये वोल्टेज कैसा है, वेरिएबल। तो यहां से जो करंट जाएगा वो कैसा जाएगा, वेरिएबल। तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इंडक्टर के क्रॉस, वो कितना होता है, तो इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है एल डी आई बाई डी टी। क्या अभी अभी मैंने ये प्रूफ किया था पूरा। इंडक्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इंडक्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, क्या ये एल डी आई बाई डी टी होता है, क्या ये एल डी आई बाई डी टी होता है, हाँ एल डी आई बाई डी टी होता है। और इंडक्टर में डायरेक्टली मैंने बैटरी जोड़ दिया है, तो इंडक्टर में डायरेक्टली बैटरी जोड़ दिया है, तो VL की वैल्यू को मैं लिख सकता हूं ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या लिख सकता हूं बोलो, ई नॉट साइन ओमेगा टी। हाँ सही है यार ये तो। अब यहां से मैं dt को इधर उठा के ले जाऊं तो L इंटू डी आई, देखो पूरा प्रूफ कर रहा हूं, L इंटू डी आई, ये dt इधर आ जाएगा, तो ये बनेगा ई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू dt। हाँ अब यहां से इंटीग्रेट कर दो, यहां से क्या करो, इंटीग्रेट कर दो। तो इंटीग्रेट करोगे, L कांस्टेंट है तो डी आई का इंटीग्रेशन हो जाएगा आई, L को नीचे ले आता हूं, इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा ई नॉट बटा साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई टी का मल्टीप्लायर ओमेगा से डिवाइड कर देते हैं हम यहां पे, और ये एल नीचे ले आते तो ये हो जाएगा, है ना, ओमेगा एल। तो आई बराबर आएगा, इस माइनस को अगर अंदर ले जाऊं तो ये होगा ई नॉट बटा ओमेगा एल इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस, सॉरी अगर माइनस अंदर लूं तो इस कॉस का फेज मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब ये कैसे आया, ये मैं फेजर डिफरेंस से आपको समझाऊंगा, फेज से मैं आपको समझाऊंगा, मैं तुरंत समझा दूंगा, 1 सेकेंड नहीं लगेगा, मैं पूरा समझा दूंगा। सुनो सुनो, देखो बेटा अगर मैं इधर साइन को मान लेता हूं, इधर साइन को मान लेता हूं, तो आपको पता है ना साइन और कॉस में फेज डिफरेंस होता है पाई बाई 2 का। जो कॉस होता है वो साइन से आगे चलता है, क्या ये आप जानते हैं, हाँ जानते हैं। और जिधर साइन होता है उसके अपोजिट होता है माइनस साइन। तो क्या कॉस से अपोजिट होता है माइनस कॉस, हाँ कॉस से अपोजिट होता है माइनस कॉस। तो यहां पे ये क्या है सर, माइनस कॉस ओमेगा टी। तो जो माइनस कॉस ओमेगा टी है वो साइन से कितना पीछे है, पाई बाई 2। इन क्लॉकवाइज मतलब पीछे और एंटी क्लॉकवाइज मतलब आगे, मतलब साइन ओमेगा टी से पाई बाई 2 घटा दूंगा तो माइनस कॉस ओमेगा टी बन जाएगा। मैं फिर से बताता हूं, फिर से बताता हूं, एकदम जोरदार चमकेगा, चिंता मत करो सर, इंटीग्रेशन नहीं आता, कोई बात नहीं। इधर देखो फेजर डायग्राम समझो। अगर मान लो कि इस लाइन पे मैं रेफरेंस मान लेता हूं साइन ओमेगा टी, तो इससे आगे होता है कॉस ओमेगा टी और इससे आगे होता है माइनस साइन ओमेगा टी। बता बेटा याद करिए, साइन ओमेगा टी और माइनस साइन ओमेगा टी में पाई का फेज डिफरेंस होता है। इधर कॉस है तो इधर है तुम्हारा माइनस कॉस है। अब तुम ये बताओ कि जैसे जैसे हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो फेज बढ़ता है, पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव पाई बाई 2, और एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो माइनस पाई बाई 2। तो ये साइन ओमेगा टी के अंदर, ओमेगा टी के अंदर अगर पाई बाई 2 घटा दूं तो यहां पहुंच जाएगा। देख इधर फेज में पाई बाई 2 घटा दूं, मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन ओमेगा टी है एंगल और फेज को पाई बाई 2 घटा दूं मैं, तो ये कहां पहुंच जाएगा, माइनस कॉस में पहुंच जाएगा। तो ये होगा माइनस कॉस ओमेगा टी। ना ही कोई फॉर्मूला याद करना है, ना ही कुछ समझना है, बस इस फेज को देख ले, इस फेज को देख ले। जोरदार चमका कि नहीं चमका, पहले ये बता दो क्या ये जोरदार चमका। तो चलो हम वापस आते हैं यहां पे, ध्यान से देखिए। एक बात बताओ, साइन का तो कोई डायमेंशन नहीं होता, नहीं साइन का कोई डायमेंशन नहीं होता। करंट बराबर होता है वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा बेटा आपका एक्सएल, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो करता है उसका इक्वेशन आएगा ई नॉट बटा इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल, जिसको हम ओमेगा एल कहेंगे, इनटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। मतलब ये हो गया कि वोल्टेज जो मैंने लिया था वो साइन ओमेगा टी में लिया था, और जो करंट आ रहा वो साइन ओमेगा टी से पाई बाई 2 पीछे आ रहा।
साइन ओमेगा टी से पाई बाई टू पीछे आ रहा, साइन ओमेगा टी से पाई बाई टू पीछे आ रहा। अब हम इसका बनाते हैं फेजर डायग्राम। चिंता मत करना, चिंता मत करना। अब देखना, देखना यहां पे करंट क्या आया था, तो करंट आया था आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। और ये साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू तभी आएगा जब आप वोल्टेज को ई नॉट साइन ओमेगा टी लोगे। मतलब साइन ओमेगा टी से करंट पीछे चल रहा है, मतलब आप कह सकते हो करंट लीड्स बाय वोल्टेज, नहीं वोल्टेज लीड्स बाय करंट। वोल्टेज आगे चल रहा साइन ओमेगा टी है, साइन ओमेगा टी से माइनस पाई बाई टू है, तो वोल्टेज लीड्स करंट, करंट बाई पाई बाई टू, बाई पाई बाई टू। मतलब जब इंडक्टर की बात होगी, देखो एल ऊपर, एल कहां होता है ऊपर, तो सुनना, जब इंडक्टर की बात होगी तो इंडक्टर में वोल्टेज क्या होता है, लीड करता है, वोल्टेज आगे चलता है। तो हम ऐसे बना सकते हैं, इधर अगर मैं लेते हैं वोल्टेज को, इंडक्टर के वोल्टेज को, तो करंट उसके वोल्टेज से पाई बाई टू पीछे चलेगा। करंट किधर चलेगा, पाई बाई टू पीछे चलेगा। तो इसको याद रखने के लिए ऐसे याद रखो, मैं जो तुम्हें एक रेफरेंस बताता हूं जिससे सारा आसान होगा, जो मैं कह रहा था, जो मैं तुम्हें कह रहा था सारा आसान हो जाएगा। कैसे, देखो सुनना, आई लैग करेगा सर, वोल्टेज लीड्स बाय करंट, वोल्टेज लीड्स देन करंट लैग, यस करंट लैग, चल ही नहीं रहा क्या लिख रहा हूं पता नहीं चल रहा मुझे, करंट लैग बाय वोल्टेज, करंट लैग बाय वोल्टेज। सुनना, सुनना, मैं तुम्हें कहता हूं कि इंडक्टर के वोल्टेज को ना ऊपर मान लो, तो मान लो कि इंडक्टर का वोल्टेज तुमने इधर बनाया, तो इंडक्टर का करंट किधर होगा, इंडक्टर का करंट इधर होगा। क्या ये चीज तुम याद रख सकते हो? अभी याद रख सकते हो तो मजा आएगा। अभी सुनना, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो बस। अब इसमें अच्छे से देखिएगा, इसमें अच्छे से देखिएगा, ये फेजर डायग्राम है, ये फेजर डायग्राम है। फेजर डायग्राम में जो वोल्टेज है वो करंट से कहां चल रहा है, आगे। अगर मैं बोलूं कि रेसिस्टेंस का केस बताओ, तो रेसिस्टेंस हो जाएगा ये रेसिस्टेंस हो जाएगा ये, जिधर करंट उधर वोल्टेज। अगर मैं तुम्हें कहूं करंट लैग बाई पाई बाई टू, सही तो है, करंट लैग बाई पाई बाई टू। अगर मैं तुम्हें कहूं इंडक्टर बन जाओ, तो इंडक्टर को ऐसे बनाओगे, इंडक्टर का वोल्टेज ऊपर, इंडक्टर का करंट इधर, इंडक्टर का वोल्टेज ऊपर, इंडक्टर का करंट इधर। अब इसमें पावर की बात का अगर हम करें, तो पावर होता है आई इंटू वी। आई बोलो, तो आई होगा तुम्हारा आई नॉट साइन ओमेगा टी, और वोल्टेज होगा वी नॉट कॉस ओमेगा टी। अगर तुम एवरेज निकालोगे तो बेटा आई नॉट इंटू वी नॉट बाहर। अब इसमें हो क्या रहा है कि आई नॉट इंटू वी नॉट या ई नॉट तो बाहर आ जाएगा, ये ई नॉट बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू होता है 0। तो इंडक्टर को हम पावरलेस सर्किट कहते हैं, क्योंकि इसमें पावर ड्रॉप नहीं होता, इसमें पावर ड्रॉप नहीं होता। समझ में आया कि नहीं है, पावर ड्रॉप नहीं होता। अब हम थोड़ा कैपेसिटर समझ लेते हैं, वोल्टेज अक्रॉस, कैपेसिटर कहां गया, ये ऊपर कैपेसिटर ही लिखा था क्या, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैंने हेडिंग नहीं देखा, कोई बात नहीं, है ना। कैपेसिटर देखिए, कैपेसिटर देखिए, उसके बाद आपको सारे चीजें एकदम आंख के सामने ला दूंगा मैं। थोड़ा कैपेसिटर समझ लीजिए, ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर को एसी के साथ जोड़ा हमने, एसी का वोल्टेज हमने ले लिया ई नॉट साइन ओमेगा टी। थोड़ा सा कॉपरेट करने की कोशिश करिए बेटा, कलम नहीं चल रहा इस पे। ये कैपेसिटेंस, कैपेसिटर के लॉन्ग जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है, क्यू बराबर सी वी। कैपेसिटर के लॉन्ग जो वोल्टेज का इक्वेशन होता है वो होता है क्यू बराबर सी वी। तो जो कैपेसिटर के लॉन्ग वोल्टेज ड्रॉप होगा, क्या एग्जैक्टली बैटरी के वोल्टेज के बराबर होगा, क्या वो बैटरी के वोल्टेज के बराबर होगा, क्या वो बैटरी के वोल्टेज के बराबर होगा, हाँ, क्योंकि बैटरी को डायरेक्टली कैपेसिटर से तो जोड़ा है, तो बैटरी का पोटेंशियल ये है जो कैपेसिटर के पोटेंशियल के बराबर होगा। तो कैपेसिटर का पोटेंशियल V बराबर हम लिख सकते हैं Q बाई सी, या सिंपल Q बराबर CV लिखा हुआ रहने दे, Q बराबर CV। V के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, V के जगह पे पोटेंशियल एक ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, हम बैटरी का पोटेंशियल लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं E नॉट साइन ओमेगा टी। तो बैटरी के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो बैटरी का पोटेंशियल, कैपेसिटर के लॉन्ग जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो बैटरी का पोटेंशियल ही होगा। कैपेसिटर के लॉन्ग जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो डायरेक्टली बैटरी के लॉन्ग पैरेलल जोड़ा है। अब कैपेसिटर में जो करंट फ्लो करेगा उसको कैसे निकालेंगे, तो I इज इक्वल टू होता है सिंपल dq बाई dt।
I इज इक्वल टू क्या होता है, dq बाई dt। बेटा यहां से c और इप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, तो डिफरेंशिएशन सिर्फ होगा साइन ओमेगा टी का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, क्योंकि आई बराबर होता है dq बाई dt, तो साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन बताइए क्या होगा सर, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो ये होगा सी ओमेगा इंटू इप्सिलॉन नॉट कॉस ओमेगा टी, ये आ जाएगा करंट। अब बेटा आपको पता है, छल लेना यार, करंट बराबर होता है वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस, साइन का तो कोई यूनिट है नहीं, तो इसको रीअरेंज करके अगर मैं ढंग से लिखूं तो इसको मैं लिखूंगा इप्सिलॉन नॉट, देखिएगा ध्यान से, इप्सिलॉन नॉट बटा, इसको अगर मैं नीचे ले जाऊं तो 1 अपॉन ओमेगा सी आ जाएगा, इनटू ये हो जाएगा आपका कॉस ओमेगा टी। क्या ये बात आपको समझ आया? क्या ये बात आपको समझ आया? हाँ सर ये बात तो हमें समझ आ गया। तो इसको आप लिख सकते हैं वोल्टेज बटा कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC, उस XC की वैल्यू जो आई है उसको हम कहते हैं 1 अपॉन ओमेगा सी, ठीक है भाई, इनटू कॉस ओमेगा टी। अब देखो कैपेसिटर के केस में जो करंट आया है उसका इक्वेशन क्या है सर, कॉस ओमेगा टी, और जो वोल्टेज है उसका इक्वेशन क्या है सर, साइन ओमेगा टी। कौन आगे चलता है, तो करंट आगे चल रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, करंट लीड्स बाय वोल्टेज, करंट लीड्स वोल्टेज, करंट लीड्स वोल्टेज बाई पाई बाई 2, क्योंकि करंट आई कॉस में है और वोल्टेज किस में है, साइन में है, तो इसमें कौन लीड कर रहा है, इसमें कौन लीड कर रहा है, फटाफट बताइए, लीड कौन कर रहा है, फटाफट बताइए, लीड कौन कर रहा है, लीड कौन कर रहा है बताइए, लीड कौन कर रहा है बताइए, लीड कौन कर रहा है बताइए सर, लीड कर रहा है करंट, करंट लीड कौन कर रहा है, करंट। अब सुनना, अगर मैं इसका फेजर डायग्राम बनाऊं, फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम बनाऊं, तो फेजर डायग्राम कैसा बनेगा, इसमें बेटा करंट लीड करेगा वोल्टेज से, पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस होगा। तो हम क्या करते हैं, हम क्या कहते हैं आपको, ये काम करें, हम एक ऐसा डायग्राम क्यों ना बनाए जिसमें करंट वोल्टेज और रेसिस्टेंस सारी चीजें एक ही में इंक्लूड हो जाए, और एक ऐसा फेजर डायग्राम जो सबके लिए वैलिड हो, सारा समझ में आ जाए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं कि तुम करंट का फेजर डायग्राम वोल्टेज के साथ रेसिस्टेंस में देखो, करंट का फेजर डायग्राम वोल्टेज के साथ रेसिस्टेंस में देखो। तो ऐसे मान लो, इधर मान लो करंट, इधर मान लो करंट, और अगर यहां पे रेसिस्टेंस होता तो रेसिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो करंट के साथ होता है। तो जैसे ही मैं बोलूं कि तुम रेसिस्टर बन जाओ तो तुम ऐसे कर लेना, कैसे कर लेना, ऐसे कर लेना। मैं जो समझा रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना मैं जो समझा रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना। मैं कह रहा हूं कि तुम करंट को एक्स एक्सिस में बना लो, फिर से देखना, मैं थोड़ा सा खुद ही कंफ्यूज हो गया बोलते बोलते, मैं जो कह रहा हूं उसको समझना। मैं कह रहा हूं करंट को तुम एक्स एक्सिस में बना लो, मैं कह रहा हूं कि तुम करंट को एक्स एक्सिस में बना लो, मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं करंट को एक्स एक्सिस में बना लो, तो तुमने करंट इधर बना लिया। अब मैंने बोला रेसिस्टर बन के दिखाओ, तो जिधर करंट उधर ही वोल्टेज, तो ये रेसिस्टर का फेजर डायग्राम हो गया, ये रेसिस्टर का फेजर डायग्राम हो गया। मैं तुम्हें बोलूं इंडक्टर बन के दिखाओ, तो तुम करंट को इधर मान चुके हो, इंडक्टर का करंट है मान लो, इंडक्टर बन के दिखाओ, तो इंडक्टर में वोल्टेज आगे चलता है। अब याद रखो इंडक्टर का वोल्टेज ऊपर और करंट इधर, तो इंडक्टर का वोल्टेज पाई बाई 2 से आगे चलेगा। मैं तुम्हें बोलूं कैपेसिटर बन के दिखाओ, तो कैपेसिटर बन के कैसे दिखाओगे, तो कैपेसिटर का वोल्टेज नीचे करंट इधर, तो देखो ये कैपेसिटर बन गया, क्या बन गया, कैपेसिटर बन गया। तो चलो अब चलो, मैं जो समझा रहा हूं उसको समझने की कोशिश करो। फेजर डायग्राम सबका एक साथ याद करा दूंगा, अभी तो 3 ही पढ़ा है, 3 और पढ़ोगे, एलसी सर्किट, एलआर सर्किट और सीएल सर्किट, और फिर सीरीज एलसीआर सर्किट, सब इसी फेजर डायग्राम से खत्म हो जाएगा। तुम्हें बस ये करना, करंट को इधर मानना है, बस करंट इधर। चलो खड़े हो जाओ एकदम, खड़े हो जाओ एकदम, और ध्यान से सुनो, खड़े हो जाओ, जहां भी हो खड़े हो जाओ, चलो बोलो खड़े हो जाओ एक बार, और रेसिस्टर बन के दिखाओ, जिधर करंट उधर वोल्टेज, जिधर करंट उधर वोल्टेज। चलो कैपेसिटर बन के दिखाओ, करंट इधर मान लेते हैं, तो कैपेसिटर का वोल्टेज होता है जो करंट से पीछे चलता है। चलो ये हो गया, देखो, चलो ये हो गया, देखो ये क्या बन गया, बताओ क्या बन गया, ये कैपेसिटर बन गया, क्या बन गया, ये कैपेसिटर बन गया। इंडक्टर बन के दिखाओ, ये इंडक्टर बन गया। रेसिस्टर बन के दिखाओ, ये रेसिस्टर बन गया। ये क्या है, ये प्योर रेसिस्टर है, बता ये क्या है, ये प्योर रेसिस्टर है। कैपेसिटर बन के दिखाओ, ये कैपेसिटर बन गया।
ये करंट याद रखना, करंट इधर और कैपेसिटर का वोल्टेज कहां चल रहा है, पीछे चल रहा है। इंडक्टर के दिखाओ, इंडक्टर में करंट इधर मान लू तो इंडक्टर का वोल्टेज π/2 से आगे चलता है, π/2 से आगे चलता है। ये क्या बन गया, ये इंडक्टर बन गया। ये क्या बन गया, ये कैपेसिटर बन गया। ये क्या बन गया, ये प्योर रेसिस्टर बन गया। क्या बन गया, ये प्योर रेसिस्टर बन गया। तो अगर फेजर डायग्राम हमें याद होगा तो आगे की चीजें बहुत आसान हो जाएगी। तुम्हें क्या करना है, करंट को इधर मान लिया, बताओ प्योर रेसिस्टर है तो जिधर रेसिस्टर का वोल्टेज उधर रेसिस्टर का करंट। प्योर इंडक्टर है तो इंडक्टर में यही बोला ना, इंडक्टर का वोल्टेज ऊपर मतलब करंट से आगे, ये प्योर इंडक्टर हो गया। कैपेसिटर, कैपेसिटर का वोल्टेज इधर और कैपेसिटर का करंट इधर, कैपेसिटर का वोल्टेज नीचे। तो ऐसे याद करो, करंट इधर, करंट इधर, कैपेसिटर नीचे, वोल्टेज एल ऊपर, एल ऊपर, सी नीचे, एल ऊपर, सी नीचे, आर इधर, एल ऊपर, सी नीचे, आर इधर। समझ में आया कि नहीं आया? अब अगर मैं बात करूं सीरीज आरएल सर्किट का, अब देख अभी धुआंधार एकदम अच्छे समझना। सीरीज आरएल सर्किट की बात करूं तो इसमें आर भी होगा और एल भी होगा, आर भी होगा और एल भी होगा। यहां हम ऐसी सोर्स जोड़ेंगे जो होगा E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब सारा गेम फेजर डायग्राम का होता है, पहली भाई भी तुम पढ़ चुके हो। सारा गेम फेजर डायग्राम का होता है, तुम पहले भी पढ़ चुके हो। चलो अगर मैं मान लूं कि करंट इधर, सर आपने वोल्टेज को साइन ओमेगा टी लिखा है, बेटा जरूरी थोड़ी नहीं कि साइन ओमेगा टी आगे ही हो। डायग्राम ऐसा भी तो बन सकता है ना, मैं साइन ओमेगा टी को यहां मान लूंगा तो ये फाई पीछे हो जाएगा। बस सबसे आसान चीज समझाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं कि जो भी करंट का इक्वेशन होगा उसको आगे मान लो। बस जरूरी नहीं है कि साइन को तुम आगे मानो, ऐसा भी तो डायग्राम बना सकते हो। साइन ओमेगा टी यहां तो कॉस यहां, माइनस साइन यहां, माइनस कॉस यहां, ऐसा भी बना सकते हो। तो जो भी करंट का इक्वेशन आएगा उसको हमने एक्स एक्सिस में मान लिया। बस जो भी करंट का इक्वेशन आएगा उसको हमने एक्स एक्सिस में मान लिया। बस अब देखो, रेसिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो किधर होगा, रेसिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो किधर होगा, रेसिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो करंट के पैरेलल होगा। और करंट दोनों सीरीज में तो सेम ही जाएगा, दोनों में करंट तो सेम जाएगा। तो जो रेसिस्टर का करंट वही इंडक्टर का करंट वही नेट करंट, जिधर करंट उधर ही वी आर। तो वीसी कहां, सॉरी वीएल कहां, वीएल इधर। तो जो नेट वोल्टेज आएगा क्या इन दोनों का वेक्टर सम होगा, हाँ। तो वी आर इधर, वीएल इधर, तो नेट वोल्टेज ये हो जाएगा, ये हो जाएगा नेट वोल्टेज जो कि बैटरी के ईएमएफ के बराबर आएगा, ई इज इक्वल टू रूट अंडर वीएल का होल स्क्वायर प्लस वीसी का होल स्क्वायर। समझ आया कि नहीं आया, समझ आया कि नहीं आया ये बात? अब देखना, जो नेट वोल्टेज आया है चल भाई वो आया वीएल का होल स्क्वायर प्लस वीसी का होल स्क्वायर। क्या आया बोलो, वीएल का होल स्क्वायर प्लस वीसी का होल स्क्वायर। अब वोल्टेज डिवाइडेड बाय इंपीडेंस जेड कर दूं, इधर भी जेड से डिवाइड कर देता हूं, या V इज इक्वल टू हम सिंपल ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं बेटा, रुकिएगा एक मिनट रुकिएगा। हम VL को क्या लिख सकते हैं, हम VL को लिख सकते हैं, सॉरी VR को क्या लिख सकते हैं, I इंटू आर। इसको क्या लिख सकते हैं, I इंटू एक्सएल। तो जब हम यहां पे लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा I बाहर रूट अंडर एक्सएल का होल स्क्वायर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आई बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका वी नेट। वी नेट बटा आई नीचे ले आता हूं, चल ही नहीं बेटा मारकर, आई नीचे ले आता हूं तो ये हो जाएगा आपका इंपीडेंस जेड जो कि हो जाएगा एक्सएल का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्सएल का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आया? हाँ डिलीटेड पोर्शन है, लेकिन जब ये समझ में आ जाएगा ना तो बाकी चीजें आगे भी आपको बहुत जोरदार तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देख, अगर मैं आरसी सर्किट की बात करूं तो सुनना, मान लो आई इधर, इधर ही वी आर और इधर ही वीसी। ये बात तो समझना है यार, ये चीजें समझेगा तभी आगे समझ में आएगी। तो नेट वोल्टेज किधर होगा, इधर होगा। तो जब नेट वोल्टेज पीछे चले आई से तो या तो प्योर कैपेसिटर होगा नहीं तो आरसी सर्किट होगा। समझ में आया? अगर वोल्टेज पीछे चल रहा, कुछ भी नहीं चल रहा बोर्ड, अगर वोल्टेज पीछे चल रहा तो या तो कैपेसिटिव सर्किट होगा नहीं तो आरसी सर्किट होगा। अगर मैं सॉरी आरएल सर्किट, आरसी सर्किट होगा नहीं तो प्योर कैपेसिटिव होगा। अगर आरसी की बात करूं तो इधर करंट
इधर इंडक्टर का वोल्टेज और इधर कैपेसिटर का वोल्टेज। इतना समझना तो जरूरी है फेजर डायग्राम। मुझे भी समय पे ध्यान है बेटा। ये वाला चमका कि नहीं चमका बता दो। आओ अब चलते हैं सीरीज एलसीआर पे। हम चलते हैं सीरीज एलसीआर पे। हम चलते हैं सीरीज एलसीआर पे। ये रहा आपका इंडक्टर, ये रहा आपका कैपेसिटर और ये रहा आपका रेसिस्टर। हम आ गए हैं सीरीज एलसीआर पे। देखिए ये आपका इंडक्टर, ये कैपेसिटर और ये रेसिस्टर। सबसे पहली बात बताइए, तीनों में पोटेंशियल सेम होगा कि तीनों में करंट सेम होगा? फटाफट बता दीजिए बेटा। तीनों में पोटेंशियल सेम होगा कि तीनों में ही करंट सेम होगा? मान लेते हैं वोल्टेज है ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी मान लीजिए, या साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, चलिए जनरलाइज मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। मुझे बस इतना बताइए, तीनों में करंट सेम होगा कि वोल्टेज सेम होगा? करंट सेम होगा कि वोल्टेज सेम होगा? करंट सेम होगा कि वोल्टेज सेम होगा? चलिए करंट सेम होगा, समझ आ गया। हाँ अब हम सीधा बनाएंगे फेजर डायग्राम। समय कम है, सीधा बनाएंगे फेजर डायग्राम, क्योंकि फेजर समझ आया तो आगे की पूरी कहानी समझ आ जाएगी। ठीक है, अब सुनना, बताओ तैयार हो? बताओ करंट किधर? तो जो भी करंट का इक्वेशन आएगा करंट हम इधर मान लेते हैं। जो भी करंट का इक्वेशन आएगा करंट को हम इधर मान लेते हैं। करंट इधर, और जिधर करंट उधर ही रेसिस्टर का पोटेंशियल ड्रॉप। रेसिस्टर में पोटेंशियल ड्रॉप, रेसिस्टर में पोटेंशियल ड्रॉप। तो ये हो जाएगा रेसिस्टर के लॉन्ग पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू। जिधर रेसिस्टेंस, जिधर करंट उधर ही रेसिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप। समझ आया? ये तो आसान है। और जिधर इंडक्टर में करंट फ्लो करेगा, इंडक्टर का पोटेंशियल ड्रॉप करंट से आगे चलता है। समझ आया? और जिधर करंट फ्लो करेगा कैपेसिटर में, कैपेसिटर के लॉन्ग पोटेंशियल ड्रॉप कैपेसिटर के करंट से पीछे चलता है। सर एक बात बताओ, कभी तो आप करंट कह रहे हो रेसिस्टर से, कभी इसी करंट को कह रहे हो इंडक्टर से, कभी इसी करंट को कह रहे हो कैपेसिटर से। ये तो साफ नाइंसाफी है। एक ही करंट को कह रहे हो रेसिस्टर से जा रहा, उसी करंट को कह रहे हो कैपेसिटर से जा रहा, उसी करंट को कह रहे हो इंडक्टर से जा रहा। तो करंट जा किससे रहा? करंट सबसे सेम जा रहा, करंट सबसे सेम जा रहा। तो सुन मेरी बात, सुन मेरी बात। जिधर करंट उधर ही रेसिस्टर का पोटेंशियल ड्रॉप, जिधर करंट उससे आगे इंडक्टर का पोटेंशियल ड्रॉप, जिधर करंट उससे पीछे कैपेसिटर का पोटेंशियल ड्रॉप। एल ऊपर कैपेसिटर नीचे, एल ऊपर कैपेसिटर नीचे, इंडक्टर ऊपर कैपेसिटर नीचे। क्या ये बात समझ आता है? क्या ये बात समझ आता है? क्या ये बात समझ आता है? अब सुनो फटाफट। बैठ गए कि खड़े हो ये बताओ? बैठ गए कि खड़े हो ये बताओ? खड़े हो? चलो एक बार खड़े हो जाओ, एक बार खड़े हो जाओ और सुनो ध्यान से। कई बार तुम्हें बोर्ड में, नीट में, जेई में डायरेक्ट ऐसे सवाल मिलेंगे कि बताओ करंट आगे चल रहा तो सर्किट कौन सा होगा, कैपेसिटर में कौन आगे चलता है, एलआर में कौन पीछे चलता है, एलसीआर में कैपेसिटिव रिएक्टेंस कब होता है। बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं। तो सुनो ध्यान से। अगर मैं तुम्हें बोलूं रेसिस्टर बन जाओ, तो चलो रेसिस्टर बन के दिखाओ फटाफट, रेसिस्टर बन के दिखाओ। अगर मैं तुम्हें बोलूं कैपेसिटर बन जाओ, चलो कैपेसिटर बन के दिखाओ। ये करंट और नीचे वोल्टेज। मैं बोलूं चलो इंडक्टर बन के दिखाओ। अब अगर मैं बोलूं कि एलआर सर्किट बन के दिखाओ, अब ध्यान से सुनना, कान में जाने देना बात, ध्यान से कान में धीरे से बात घुसने देना। एलआर सर्किट बन के दिखाओ तो तू ऐसे सोचना, अच्छा एल आर भी है तो दोनों का नेट इधर 90 डिग्री पे। ओके, तो पोटेंशियल इधर और करंट इधर। ये कौन सा सर्किट है बताओ? ये कौन सा सर्किट है बताओ? एलआर है, एलआर है। ये कौन सा है? प्योर एल है, प्योर एल है। ये कौन सा है? प्योर सी है, प्योर सी है। तो एक बार एलसी बन के दिखाओ, एक बार एलसी बन के दिखाओ। इधर एल और सी बन के दिखाओ, तो एल इधर, सी इधर, आर है नहीं। तो या तो वोल्टेज जो होगा इंडक्टर का वो ऊपर होगा, रेजिस्टेंस का नीचे होगा। तो ये जो एलसी है उसमें दो तरह का सर्किट हो सकता है। इंडक्टिव, अगर ये जीता तो नेट वोल्टेज इधर,
अगर कैपेसिटर का पोटेंशियल ज्यादा हुआ तो नेट वोल्टेज इधर। अब बन के दिखाओ आरसी, चलो आरसी बन के दिखाओ, आरसी बन के दिखाओ, आरसी बन के दिखाओ, चलो आरसी बन के दिखाओ। तो आर इधर और सी इधर, तो नेट वोल्टेज इधर, नेट वोल्टेज इधर और करंट इधर। तो ये हो गया तुम्हारा आरसी, ये होगा तुम्हारा प्योर सी, ये हो गया तुम्हारा प्योर एल, ये हो गया तुम्हारा प्योर आर, ये हो गया प्योर एल, ये हो गया प्योर सी, ये हो गया प्योर आर, ये हो गया एल आर, ये हो गया एल आर, ये हो गया आर सी, ये हो गया आर सी, ये हो गया एल सी, ये हो गया एल सी। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। अब सीरीज एलसीआर में क्या होगा? तो सीरीज एलसीआर में सबसे पहले दो पॉसिबिलिटी बनेगी। अगर तुम्हारा VL ज्यादा है VC से, अगर तुम्हारा VL ज्यादा है VC से, तो क्या होगा? तो सर इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस होगा पाई का। कितने का फेज डिफरेंस है बोलो? पाई का। तो जो सर्किट बनेगा ना, जो सर्किट बनेगा मतलब जो फेजर डायग्राम बनेगा, इफ VL इज ग्रेटर देन VC, तो कैसा बनेगा? ये हो जाएगा तुम्हारा VL माइनस VC नेट वोल्टेज, ये होगा। और इधर होगा तुम्हारा VR और इधर होगा तुम्हारा, तो नेट वोल्टेज जो आएगा वो कहीं ना कहीं बीच में जाएगा। इसी को बोलते हैं हम इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट। ये तुम्हारा बनेगा, चल ले यार, नेट वोल्टेज E इज इक्वल टू रूट अंडर, देखना ध्यान से, ये VR और VL माइनस VC में फेज डिफरेंस होगा पाई बाई 2 का, तो वेक्टर सम कर लेंगे। ये होगा VR का होल स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। समझ में आया? समझ में आया? कितना टाइम बचा है? अभी टाइम है, अभी 10-20 मिनट और है, हम पढ़ लेंगे। मम्मी पापा बोल रहे हैं कि क्लास चल रही है, डांस चल रही है। बोलो, दोनों चल रही है। ये वोल्टेज हो गया और ये करंट हो गया। तो अगर वोल्टेज इधर हो और करंट इधर हो, अगर ऐसा सर्किट बना और दोनों के फेज में फेज डिफरेंस 5 हो, तो बताओ पॉसिबल सर्किट कौन सा होगा? तो एलसीआर में भी ऐसा बन सकता है और एलआर में भी ऐसा बन सकता है। अगर यहां पे इसको हम ध्यान से VR को IR लिखें, इसको XL लिखे और इसको XCI लिखे, तो यहां से आई कॉमन निकल जाएगा, तो इंपीडेंस आ जाएगा सीरीज एलसीआर सर्किट का R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा आपका इंपीडेंस। ये क्या आ जाएगा? आपका इंपीडेंस। तो करंट कितना आएगा? अगर हम पीक करंट की बात करें तो पीक करंट हो जाएगा पीक EMF बटा इंपीडेंस। बिल्कुल भी मार्कर अब नहीं चल पा रहा, आई एम सॉरी, मैं लिख ही नहीं पा रहा हूं अब। तो I0 इज इक्वल टू E0 बटा Z हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ आ गई? क्या ये बात आपको समझ आ गई? अब यहां पे नेक्स्ट हम पर समझेंगे कि Z का वेरिएशन कैसा होता है। तो सबसे पहले हम आपको वेरिएशन समझा दें, सबसे पहले आपको हम वेरिएशन समझा दें। क्या करूं? रेसिस्टेंस का फ्रीक्वेंसी के साथ, तो जो रेजिस्टेंस होता है वो फ्रीक्वेंसी के साथ या एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो रेसिस्टर का होता है वो फिक्स रहता है। रेसिस्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो फिक्स रहता है। लेकिन अगर मैं एक्सएल की बात करूं जो कि होता है ओमेगा एल, ओमेगा को लिख सकते हैं हम 2 पाई एफएल। तो बेटा अगर मैं एक्सएल वर्सेस एफ का ग्राफ बनाऊं तो ध्यान से आप यहां पे देख सकते हैं, जो इंडक्टर की रेजिस्टेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होती है ना बेटा, और इंडक्टर की जो रिएक्टेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होती है। तो ग्राफ ऐसा बनेगा, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से इंडक्टर की रिएक्टेंस क्या होती है? बढ़ती है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से इंडक्टर की रिएक्टेंस क्या होती है? बढ़ती है। अगर मैं सिर्फ कैपेसिटर की बात करूं, XC बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसका फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ बनाऊं तो XC बराबर होता है बेटा 1/ओमेगा C। अभी अभी आपने पढ़ा था क्या होता है? 1/ओमेगा C। ओमेगा को लिख सकते हैं आप 2 पाई। कल जब हम सवाल करेंगे ना बेटा AC पे तो और जोरदार मजा आ जाएगा आपको। हाँ ठीक है। तो जो XC है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? फ्रीक्वेंसी है ना। तो ऐसे ही फेजर डायग्राम जैसे अपन ने डांस कर करके बनाया था, उसी तरीके से डांस कर करके फेजर डायग्राम बना के सवाल 70-80% सॉल्व हो जाएगा आपका।
तो जो XC है उसका ग्राफ फ्रीक्वेंसी के साथ कैसा बनेगा, तो देखिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक, देखिए ना बेटा ये नीचे आ रहा है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो XC क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्या हो जाएगा, XC क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब सीरीज LCR का जो इंपीडेंस है, सीरीज LCR का जो इंपीडेंस है वो है Z इज इक्वल टू रूट अंडर R का होल स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब अगर इसका ग्राफ बनाऊं मैं तो इसमें फ्रीक्वेंसी के साथ तीन चीजें हैं, R वो तो कांस्टेंट रहेगा, XL जो कि बढ़ेगा और XC जो कि घटेगा। तो इन तीनों को मिक्स करके अगर मैं ग्राफ बनाऊं ना बेटा, देखो ध्यान से, ये वैल्यू तो बहुत कम है, ये वैल्यू तो बहुत कम है, देखो ये R तो XL तो बहुत कम है, कम फ्रीक्वेंसी पे, XC बहुत ज्यादा है, तो ये डोमिनेटिंग, इन तीनों का सम करूंगा तो कहीं यहां आएगा। तो इन तीनों का ओवरलैप करके जब हम ग्राफ बनाते हैं तो कुछ ऐसा ग्राफ बनता है ना, एकदम सिमेट्रिक नहीं बनता है, एकदम सिमेट्रिक नहीं बनता है, कुछ ऐसा बनता है, देखिए ध्यान से, कुछ इस तरह का बनता है। ये होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जहां पे इंपीडेंस सबसे मिनिमम होता है। और वो मिनिमम इंपीडेंस कितना होता है, जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हैं तो XL बढ़ता जा रहा है लेकिन XC घटता जा रहा है, तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे एट F0 XL बराबर हो जाता है XC एट, क्योंकि धीरे धीरे पहले XL कम है और XC ज्यादा है, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो XC घटता जा रहा है और XL बढ़ता जा रहा है। तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है कि ये XL और XC क्या होता है, बराबर। तो XL की वैल्यू आप जानते हो ओमेगा L और XC की वैल्यू जानते हैं आप 1 अपॉन ओमेगा C, 1 अपॉन ओमेगा C। ओमेगा यहां पे ले आएंगे तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन L, नीचे चला जाएगा तो LC हो जाएगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा रूट अंडर 1 अपॉन LC। ओमेगा को आप लिख सकते हैं 2 पाई F, तो F बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई रूट अंडर LC। इसी को हम कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे आप ध्यान से देखेंगे तो इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो कि इसके बराबर है, ये रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जहां पे XL और XC के बराबर हो गया, और जैसे ही XL XC के बराबर हो जाएगा तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये 0, तो Z बराबर क्या आ जाएगा R। तो एक पर्टिकुलर ऐसा फ्रीक्वेंसी होता है जहां पे इंपीडेंस होता है आपका मिनिमम, क्योंकि ये दोनों हमेशा कुछ ना कुछ ऐड होंगे। Z बराबर R तब हो जाएगा, जो मिनिमम होगा तब हो जाएगा जब फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन 2 पाई रूट LC के बराबर होगी, जिसको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। XL बराबर XC हो जाएगा, तो ये सबट्रैक्ट होके क्या हो जाएगा बेटा, 0। इसी को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इसको हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और इसको हम कहते हैं रेजोनेंस कंडीशन। तो कई बार आपसे सवाल पूछेंगे कि मान लो मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं तो इंपीडेंस क्या होगा। तो मैं ये तो नहीं बोल रहा हूं कि फ्रीक्वेंसी में यहां से बढ़ा रहा हूं कि यहां से बढ़ा रहा हूं कि यहां से बढ़ा रहा हूं। अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं तो इंपीडेंस में इंक्रीज और डिक्रीज। बेटा एक आध दो टॉपिक पर बच जाएगा, वो अगली क्लास में कवर करा दूंगा मैं। एक आध दो टॉपिक और बच जाएगा, वो अगली क्लास में कवर करा दूंगा मैं। पहली बात यहां से ध्यान से सुनो, अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाऊं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाऊं तो इंपीडेंस जो होगा में इंक्रीज और डिक्रीज। क्यों, क्योंकि यहां से जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं तो इंपीडेंस देखो कम हो रहा है, और जैसे आगे जा रहा हूं इंपीडेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इंपीडेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे इंपीडेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट का ग्राफ कैसा हो जाएगा। अगर करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ मैं बनाऊं, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाऊं तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। जहां पे करंट मैक्सिमम होगा वहीं पे इंपीडेंस मिनिमम था, क्योंकि करंट बराबर होता है E बटा Z। करंट बराबर क्या होता है, E बटा Z। तो जिस फ्रीक्वेंसी पे इंपीडेंस मिनिमम होगा उस फ्रीक्वेंसी पे करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्या ये बात आपको समझ आई, क्या ये बात आपको समझ आई। हाँ सर ये बात तो हमको समझ आ गई, ये बात, अरे यार रुक जा यार, ये बात हमें समझ आ गई। ठीक है, ये बात हमें समझ आ गई। अब हम जनरल LCR सर्किट में पावर का फॉर्मूला देख लेते हैं। देखो बेटा मान लो कि वोल्टेज इधर है, EMF, करंट इधर है, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है 5, या हम कोई भी जनरल सर्किट ले रहे, जनरल सर्किट में मान लो करंट इधर ले लिया मैंने और वोल्टेज इधर ले लिया। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि करंट आगे चल रहा हो, वोल्टेज पीछे चल रहा हो, अगर कैपेसिटिव सर्किट होगा और उनके बीच में फेज डिफरेंस है 5। ध्यान सुनना, ये जनरल LCR सर्किट के लिए पावर इन जनरल LCR सर्किट, पावर इन जनरल LCR सर्किट।
तो ध्यान से देखिएगा, अब यहां पे ये आई है, ये ईएमएफ है, ये फाई है। आई का दो कंपोनेंट में ले सकता हूं, हाँ ले सकते हो। एक आई का वो कंपोनेंट जो वोल्टेज से एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है, आई का वो कंपोनेंट जो वोल्टेज से एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है, ये हो जाएगा आई साइन फाई। और आई का वो कंपोनेंट जो वोल्टेज की तरफ है, वो हो जाएगा, ये अपन पावर के लिए यहां पे आरएमएस करंट ले लेते हैं। आरएमएस करंट और पीक में ही तो वैल्यू है ना कि पीक बटा रूट टू आरएमएस होता है, तो ई आरएमएस और आई आरएमएस लिख लेते हैं। तो ये जो करंट होगा वो कौन सा कंपोनेंट आएगा, तो ये आ जाएगा आई आरएमएस कॉस फाई। अब मुझे ये बताओ कि आई आरएमएस कॉस फाई जो करंट का कंपोनेंट है वोल्टेज की तरफ, और आई आरएमएस साइन फाई करंट का वो कंपोनेंट है जो वोल्टेज के परपेंडिकुलर है, इसमें से कौन से करंट की वजह से पावर लॉस होगा और कौन से करंट की वजह से पावर लॉस नहीं होगा? बताओ कौन से करंट की वजह से पावर लॉस होगा और कौन से करंट की वजह से पावर लॉस नहीं होगा? तो बेटा याद करो, रेसिस्टेंस के केस में, रेसिस्टेंस के केस में इधर करंट था इधर वोल्टेज था, तो पावर लॉस हुआ था, मैक्सिमम हुआ था, आई आरएमएस इंटू वी आरएमएस हो गया था, है ना? क्या हुआ था? आई आरएमएस इंटू वी आरएमएस हो गया था। लेकिन इंडक्टर के केस में इधर करंट था इधर वोल्टेज था, तो पाई बाई 2 के फेज डिफरेंस की वजह से पावर लॉस क्या आया था? जीरो। ये प्रूफ हमने किया था। तो ऑब्वियस सी बात है, कर ले पहले तू कर ले, ऑब्वियस सी बात है कि यहां पे जो पावर लॉस होगा वो कॉस फाई वाले कंपोनेंट की वजह से होगा। इसीलिए एक सवाल भी पूछते हैं कि इस करंट को हम नाम देते हैं वोल्टलेस करंट। आपने नाम सुना है क्या? वोल्टलेस करंट। इसको वोल्टलेस करंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इस करंट की वजह से, इस करंट की वजह से कोई भी पावर लॉस हुआ ही नहीं है। इस करंट की वजह से कोई भी पावर लॉस हुआ ही नहीं है। अब यहां पे जो करंट है उसके वजह से मेन एवरेज पावर लॉस होगा, और उस जो एवरेज पावर लॉस का फॉर्मूला होगा वो होगा आई आरएमएस इंटू ई आरएमएस इंटू कॉस फाई। ये कॉस फाई डिफाइन करेगा कि पावर लॉस कितना फ्रैक्शन में आएगा, आई आरएमएस इंटू आई इंटू वी आरएमएस इंटू कॉस फाई। इसीलिए कॉस फाई को हम कहते हैं पावर फैक्टर। कॉस फाई को क्या कहते हैं? पावर फैक्टर। तो कॉस फाई की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे? कॉस फाई की वैल्यू निकालेंगे कैसे? ये तो रहा, ये रहा फाई है, ऐसे निकाल सकते हैं ना। देखो ये रहा आपका नेट वोल्टेज, जिधर नेट वोल्टेज आया था उधर ही तो आपका इंपीडेंस आया था। तो इंपीडेंस ट्रायंगल भी आप ऐसे बना सकते हैं कि करंट तो सब में सेम ही फ्लो कर रहा है। क्या पढ़ाऊं यार, चल ही नहीं रहा बोर्ड। कोई बात नहीं, संघर्ष होता है जीवन में, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये, देखो इधर जिधर इंपीडेंस है जेड, उससे इस तरफ जिधर करंट था उधर होगा आपका आर, और इस तरफ होगा आपका एक्सएल माइनस एक्सी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये है ईएमएफ और ये आपका करंट आई, इसके बीच में फेज डिफरेंस है फाई, तो यहां से कॉस फाई को मैं क्या लिख सकता हूं? कॉस फाई को लिख सकता हूं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या हो जाएगा? ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये आपका हाइपोटेन्यूज है। तो कॉस फाई को लिख सकते हैं बेस आर बटा ये रहा हाइपोटेन्यूज आपका जेड। तो कॉस फाई जिसको हम कहते हैं पावर फैक्टर, उसकी वैल्यू होती है आर बाई जेड के बराबर। कॉस फाई जिसको हम कहते हैं पावर फैक्टर, वो होती है आर बाई जेड के बराबर। वो किसके बराबर होती है बेटा? आर बाई जेड के बराबर होती है। कोई बात नहीं, इस पे बहुत सारे सवाल आपको हम कल करा देंगे, तो ये सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। ये सारी चीजें धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कॉस फाई तो जरूरी है बेटा। यहां पे देखिएगा, जो करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ आया था आपका ऐसा वाला, इस पर्टिकुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट जब मैक्सिमम था, है ना, तो उसको हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यहां पे एक ऐसा फ्रीक्वेंसी जिस पे पावर आधा हो जाए। पावर आधा होने के लिए, यहां पे पावर आधा होने के लिए बेटा, पावर आधा होने के लिए करंट कितना होना चाहिए? करंट होना चाहिए आई नॉट आई आर एम एस बाई रूट टू, है ना, आई आर एम एस बाई रूट टू। देखो ना, बटा रूट टू स्क्वायर करोगे तो पावर आधा हो जाएगा। तो ये पावर आधा दो फ्रीक्वेंसी पे आएगी, ये एक कुछ F1 पे और ये फ्रीक्वेंसी आएगी कुछ F2। अब इस F1 और F2 के बीच में
जो गैप होगा, देखो ना ये F1 पे आया है और ये कुछ F2 पे आया है, ये कुछ F2 पे आया है, तो F1 F2 के बीच में जो ये गैप होता है इसको कहते हैं बैंडविड्थ। तो यहां पे हम डिफाइन करते हैं क्वालिटी फैक्टर, यहां पे हम एक डिफाइन कहते हैं क्वालिटी फैक्टर। नहीं चल रहा मैं तुम्हें समझा देता हूं, लेकिन फिर भी जो क्वालिटी फैक्टर आता है कि डेल्टा क्वालिटी फैक्टर आता है वो आता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट बटा 2 डेल्टा ओमेगा। उसका फॉर्मूला हो जाता है ओमेगा नॉट और 2 डेल्टा ओमेगा होता है आर बाई एल। तो नीचे आ जाता है आर, ऊपर हो जाता है एल। तो ये देखो फॉर्मूला तुम इमेजिन करना, तुम लिख लो, मैं यहां पे लिख रहा हूं। क्वालिटी फैक्टर क्यू इज इक्वल टू होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई आर बाई एल। तो एल ऊपर चला जाता है, तो ओमेगा नॉट एल बाई आर। ओमेगा नॉट एल बाई आर क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है। ओमेगा नॉट एल बाई आर क्या हो जाता है? क्वालिटी फैक्टर का आपका फॉर्मूला हो जाता है। हाँ, आप अकेले नहीं हो, हम आपके साथ है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आप हमारे साथ टिके रहे। कितना टाइम हो गया? चलो थोड़ा सा आपको हम, अच्छा ये चल ही नहीं रहा, बिल्कुल नहीं चल रहा, ये हैंग कर गया बिल्कुल, अब आगे आ ही नहीं रहा कुछ भी, कोई बात नहीं। तो एक बच गया आपका क्या बच गया? ट्रांसफार्मर और दूसरा एलसी ऑसिलेशन। एक ट्रांसफार्मर, दूसरा एलसी ऑसिलेशन। ट्रांसफार्मर तो खड़े खड़े खत्म कर दूंगा मैं, तू बस हाँ बोल, तू हाँ बोल। ट्रांसफार्मर में खड़े खड़े पूरा समझा दूंगा क्या ट्रांसफार्मर होता है, कैसे काम करता है, कितने तरह का होता है, उसमें आउटपुट और प्राइमरी वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, प्राइमरी करंट और आउटपुट करंट क्या होता है। खड़े खड़े मैं खत्म कर दूंगा और तुम्हें समझ आएगा। तू बस हाँ बोल, हाँ बोलेगा तभी करूंगा। हाँ बोल, तू बस हाँ बोल। मैं खड़े खड़े ट्रांसफार्मर समझा दूंगा, बिना लिखे ट्रांसफार्मर समझा दूंगा, पक्की बात है। तू बस हाँ बोल, खड़े खड़े ट्रांसफार्मर समझा दूंगा। सुन, अब ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर वो चीज होता है जो वोल्टेज को ज्यादा या कम करने के काम आता है। बचपन में, आज से 10 साल पहले, घर में जब तुम शक्तिमान देखते थे तो टीवी के ऊपर एक छोटा बक्सा रखा होता था। उस बक्से में अगर वोल्टेज कम हो जाए तो मम्मी 2 थप्पड़ मारती थी और बोलती थी जाके वोल्टेज बढ़ा के आ। तो तू अपने जाके ऐंठ देता था, उसको घुमा देता था, ऐंठ देता था, तो वोल्टेज अपने आप कांटा बढ़ा देता था। उसके अंदर ऐसा क्या था कि वोल्टेज बढ़ता था? छोटा ट्रांसफार्मर लगा होता था। और तुम्हें पता है जो पावर सप्लाई होता है पावर स्टेशन से तुम्हारे गांव तक, वो बहुत हाई वोल्टेज पे होता है, 11,000 वोल्ट पे होता है, 11,000 वोल्ट पे होता है। लेकिन एक छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा होता है जो कि वोल्टेज को कम कर देता है और कम करके तुम्हारे घर तक आता है। तो 2 चीजें हैं कि ट्रांसफार्मर का काम क्या है? वोल्टेज को अप और डाउन करने का। ट्रांसफार्मर का काम क्या है बता? वोल्टेज अप और डाउन करने का। ठीक बात। किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस पे बेस्ड होता है। किस पे बेस्ड होता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस पे बेस्ड होता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस पे कैसे? तो एक आयरन का कोर लगाते हैं, इधर होता है प्राइमरी कॉइल और इधर होता है सेकेंडरी कॉइल। दोनों कॉइल से जो फ्लक्स पास कर रहा होता है, दोनों कॉइल से फ्लक्स पास कर रहा होता है, वो सेम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें प्राइमरी कॉइल का नंबर एनपी और इसमें सेकेंडरी कॉइल का नंबर एनएस। अब देखना, ध्यान से सुनना, इसमें प्राइमरी कॉइल का नंबर एनपी और सेकेंडरी कॉइल का नंबर एनएस। लेकिन प्राइमरी कॉइल के एक लूप से और सेकेंडरी कॉइल के एक लूप से सेम फ्लक्स पास करता है। सोच और समझ आया? चमका तो बता। चमकेगा, बताता हूं मैं। ऐसा बना होता है ट्रांसफार्मर का कोर। प्राइमरी के एक लूप से जो फ्लक्स पास करता है, प्राइमरी के एक लूप से जो फ्लक्स पास करता है, सेकेंडरी के एक लूप से उतना ही फ्लक्स पास करता है। बोल हाँ या ना? हाँ। तो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू प्राइमरी कॉइल क्या होगा? नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल इनटू फाई नॉट। और सेकेंडरी कॉइल से क्या होगा? नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल इनटू फाई नॉट। ये फ्लक्स हो गया। दोनों फ्लक्स को डिफरेंशिएट कर दोगे, ये प्राइमरी वोल्टेज आ जाएगा और सेकेंडरी वोल्टेज आएगा। दोनों को डिवाइड करोगे, फाई नॉट से फाई नॉट क्या हो जाएगा? कैंसिल। और सेकेंडरी का वोल्टेज बटा प्राइमरी का वोल्टेज आएगा, सेकेंडरी का नंबर ऑफ लूप बटा प्राइमरी का नंबर ऑफ लूप। सेकेंडरी वोल्टेज बटा प्राइमरी वोल्टेज इज इक्वल टू सेकेंडरी का नंबर ऑफ लूप बटा प्राइमरी का नंबर ऑफ लूप। मतलब सेकेंडरी वोल्टेज को तुम आउटपुट वोल्टेज कह सकते हो, प्राइमरी वोल्टेज को इनपुट वोल्टेज कह सकते हो। तो आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू आउटपुट, मतलब सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स बटा प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न्स। सिंपल सी बात है।
तो अगर तुम्हें स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाना है, मतलब आउटपुट वोल्टेज ज्यादा चाहिए, सेकेंडरी का वोल्टेज चाहिए ज्यादा चाहिए, तो सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दे, बहुत आसान है। लेकिन इनपुट पावर और आउटपुट पावर बराबर होता है, पी बराबर, तो पी बराबर तो आई भी, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ करंट, पी बराबर आई वी, तो आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज और वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर, तो करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर हो जाएगा, करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर हो जाएगा, मतलब सेकेंडरी का करंट बटा प्राइमरी का करंट इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल नंबर, तो सेकेंडरी करंट बटा प्राइमरी का करंट इज इक्वल टू प्राइमरी का नंबर बटा सेकेंडरी का नंबर, मतलब वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ लूप और करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ लूप। अब मेरे साथ साथ चलना और ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना। अगर मुझे स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाना है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाना है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाना है, तो सेकेंडरी का लूप बढ़ा दूंगा, सेकेंडरी का वोल्टेज बढ़ जाएगा, सेकेंडरी का करंट कम हो जाएगा, पावर बराबर रहेगा। बोल हां ना, बोल हां ना। अगर मुझे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाना है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाना है, तो अगर मुझे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाना है, मतलब वोल्टेज कम करना है, वोल्टेज कम करना है, वोल्टेज अगर मुझे कम करना होगा, तो मैं क्या करूंगा, सेकेंडरी का लूप कम कर दूंगा, प्राइमरी का लूप ज्यादा हो जाएगा, सेकेंडरी का लूप कम करूंगा, सेकेंडरी का वोल्टेज कम हो जाएगा, सेकेंडरी का वोल्टेज कम हो जाएगा, सेकेंडरी का करंट बढ़ जाएगा, और आइडियल ट्रांसफार्मर में दोनों में इनपुट पावर बराबर आउटपुट पावर होगा, इनपुट पावर बराबर आउटपुट पावर होगा। बोल चमका कि नहीं चमका, बोल जोरदार चमका कि नहीं चमका। ऐसे बढ़ा दिया, देख कहां कुछ खास बात है। स्टेप अप में आउटपुट वोल्टेज ज्यादा, सेकेंडरी का वोल्टेज ज्यादा, सेकेंडरी का नंबर ज्यादा, सेकेंडरी का करंट कम, दोनों का पावर बराबर। अगर मैं बनाना चाहता हूं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, मतलब सेकेंडरी का वोल्टेज कम, सेकेंडरी का वोल्टेज कम, मतलब सेकेंडरी का नंबर ऑफ लूप ज्यादा, प्राइमरी का नंबर ऑफ लूप, स्टेप डाउन बनाना चाहता हूं, स्टेप डाउन मतलब सेकेंडरी का वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज कम, आउटपुट वोल्टेज सेकेंडरी में कम, तो सेकेंडरी का नंबर ऑफ लूप कम, तो करंट सेकेंडरी का ज्यादा, प्राइमरी का करंट कम, और दोनों का पावर बराबर। बता, सीधा बात है, पावर दोनों में बराबर होगा, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ लूप और करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ लूप। बोल जज्बा होना चाहिए पढ़ने का। बोर्ड क्या करेगा,